हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 30 रहने वाली है। इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, प्रोबर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने परिभाषित किया है कि जो सांस्कृतिक सकुल है वो सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? कल्चर, जब संस्कृति इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो संस्कृति से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में भी बात की गई थी। इसका भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में फोल्डर्स जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, तो आप वहाँ से उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सही होगा सदरलैंड एंड वुडवर्ड। सदरलैंड एंड वुडवर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक सकुल की बात की जाए कि सांस्कृतिक सकुल होता क्या है, तो यह यानी कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का योग्य है। कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग्य ही सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। जो सांस्कृतिक तत्व है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सांस्कृतिक तत्व है, ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सांस्कृतिक तत्व। और इसके अलावा अगर बात की जाती है संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई की, तो वहां पर सांस्कृतिक सकुल हो जाएगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। और कोई भी संस्कृति हो, वह संस्कृति सभी या कई तरह की छोटी बड़ी जो इकाइयाँ होती हैं उनसे मिल करके उस संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति का निर्माण कई छोटी बड़ी इकाइयों से मिल करके होता है। जैसे अगर हम पूजा का एग्जाम्पल लें तो पूजा क्या है? एक संस्कृति है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो प्रसाद है, धार्मिक क्रियाएं हैं, फूल है, विशेष वस्त्र होते हैं, माला है, ये सभी सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन दिशात्मक भी हो तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है, यह कहना है। ऑप्शन है स्पेंसर, मैकेवर एंड पेज, वॉर्ड, जॉर्ज सिमेल। यहाँ पर क्या होगा? जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन दिशात्मक भी हो तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है, यह किसका कहना है? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है और इन्हें जो स्पेंसर हैं, ठीक है, इन्हें सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इस वजह से इन्हें क्या माना जाता है? इसका जनक माना जाता है। स्पेंसर ने क्या कहा था कि जिस तरह व्यक्ति का विकास होता है वैसे ही ठीक समाज का भी विकास होता है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ के बारे में बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा था उद्विकास के बारे में? कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऑगबर्न ने क्या कहा है कि एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या है? एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उद्विकास कहलाता है। ये कहना ऑगबर्न का है। इस तरीके से उन्होंने उद्विकास को परिभाषित किया था। चलिए आगे चलते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? ऑप्शन है अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी
अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर सही होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और इंटरव्यू के बारे में लिंडमैन का क्या कहना था? इन्होंने कहा था कि साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या है? संवाद है। यह कहना किसका है? लिंडमैन का कहना है। लिंडमैन क्या कहते हैं कि जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद को साक्षात्कार कहते हैं लिंडमैन। और इसके अलावा गुडे एंड हॉट, गुडे एंड हॉट का क्या कहना है साक्षात्कार के बारे में? कि ये जो साक्षात्कार है ये सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये किसका कहना है? गुडे एंड हॉट का कहना है। इनमें से सामाजिक अनुसंधान की जो श्रेष्ठतम विधि है लुंडबैक ने साक्षात्कार को बताया है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है या किसका तर्क है? बियरस्टेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यह तर्क इनमें से किसका है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? स्टेटस एंड रोल, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति, भूमिका, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले अगर बात की जाए परिस्थिति एवं भूमिका की, ठीक है, परिस्थिति प्लस भूमिका, ठीक है, परिस्थिति एवं भूमिका की सबसे पहले बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने। रॉल्फ लिंटन ने की है किस बुक में? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में 1936 में बुक आती है। इस बुक में सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका का विधिवत जो अध्ययन है, वर्णन है, इन्होंने किया है। रॉबर्ट बियरस्टेट की बात की जाए तो ये रॉबर्ट बियरस्टेट क्या कहते हैं परिस्थिति के बारे में? कि जो एक परिस्थिति है ये समाज अथवा समूह में एक पद है। परिस्थिति क्या है? समाज या समूह में व्यक्ति का एक पद है, ठीक है, व्यक्ति का एक पद है परिस्थिति। समाज या समूह में व्यक्ति का पद ही परिस्थिति कहलाता है। ये रॉबर्ट बियरस्टेट का कहना है। रॉल्फ लिंटन किस तरीके से परिभाषित करते हैं? तो लिंटन ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में इसे परिभाषित किया। इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक किसी समय विशेष में जो स्थान मिलता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। जो किसी सामाजिक व्यवस्था में जब किसी समय विशेष में जो व्यक्ति को स्थान मिल रहा है उसको ही क्या कहेंगे? हम स्टेटस कहेंगे। ये लिंटन ने कहा है। और यहाँ पर सही क्या होगा? जॉनसन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से स्टेटस एंड रोल के बारे में रॉल्फ लिंटन ने बात की है द स्टडी ऑफ मैन में। परिस्थिति को बियरस्टेट ने कहा है कि समाज या समूह में व्यक्ति का एक पद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है? किंग्सले डेविस, लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को इनमें से किसने प्रारंभ किया है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंडमैन हो जाएगा। एंड अवलोकन की बात की जाए तो जो ऑब्जर्वेशन है इसे शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अवलोकन को शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है। और सबसे पहले सहभागी जो अवलोकन है इसका जो प्रयोग है वो लिंडमैन के द्वारा किया गया है। किस पुस्तक में किया है? सोशल डिस्कवरी, सोशल डिस्कवरी में किया है।
ये आती है 1924 में। सोशल डिस्कवरी में लिंडमैन ने सहभागी अवलोकन पद्धति की बात की है। और हालांकि इस मेथड, ऑब्जर्वेशन का जो मेथड है, सहभागी अवलोकन है, इसका जो प्रयोग है वो मैलिनोवस्की, ठीक है, एक तो मैलिनोवस्की का आपने सुना होगा, लीप्ले भी हैं, लीप्ले हो जाएंगे, चार्ल्स बूथ हैं, ठीक है, चार्ल्स बूथ का नाम है, जॉन हॉवर्ड हैं, ठीक है, जॉन हॉवर्ड हैं जिन्होंने इस मेथड का यूज किया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग्य है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं? सामाजिक समूह व्यक्तियों का योग्य है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया कर रहे हैं। इस तरीके से सोशल ग्रुप को किसने डिफाइन किया है? मैकेवर एंड पेज, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड इस टॉपिक यानी कि सोशल ग्रुप को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस, ठीक है, बी यहाँ पर सही है। मैकेवर किस तरीके से सामाजिक समूह को परिभाषित कर रहे हैं? इन्होंने कहा है, मैकेवर ने, कि मनुष्यों का ऐसा संकलन जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। मनुष्यों का ऐसा संकलन जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है, उसे इन्होंने सामाजिक समूह कहा है। हॉट एंड रेस के बारे में बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि समूह अंतर क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। समूह अंतर क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। और बात की जाए जॉनसन की, ठीक है, जॉनसन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जॉनसन ने समूह के निर्माण के लिए आपसी सहयोग को आवश्यक तत्व बताया। समूह निर्माण का जो तत्व है वो क्या है? आपसी सहयोग। ये किसने बताया है? जॉनसन ने। समूह निर्माण के लिए आवश्यक तत्व आपसी सहयोग को किसने बताया है? जॉनसन ने बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेंस्टन, वोगल एंड बेल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पार्सन्स का समर्थन करते हुए नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई इनमें से किसने माना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोजर एंड हैरिस हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। पार्सन्स ने आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन किया था और इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा भी दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी, ठीक है। यह अवधारणा पार्सन्स की है। आधुनिक अमेरिकी परिवार पर इनका अध्ययन रहा है और जो परिवार है इसे इन्होंने फैक्ट्री कहा है। पार्सन्स ने परिवार को फैक्ट्री या कारखाना कहा है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? मैकेवर, ग्रीन, डेरेंड्रॉफ, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? सहयोग यहाँ पर सही क्या होगा? और सहयोग के बारे में बात की जाए तो ये सहभागी या सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग आएगा। सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को जब कंप्लीट कराया गया था तब वहां पर इसके बारे में बात हुई थी। सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन, आत्मसात, इन सभी के बारे में पढ़ाया गया है सोशल प्रोसेस में। सहयोग है क्या? अगर इसे देखें तो किंग्सले डेविस क्या कहते हैं सहयोग के बारे में? इनका कहना है कि किसी भी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या फिर समूहों के द्वारा जो परस्पर मिलकर के कार्य किया जाता है उसे ही सहयोग कहा जाता है। कई सारे व्यक्तियों या समूहों के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मिलकर के कार्य किया जाता है वही सहयोग कहलाता है। और इस तरीके से सहयोग को परिभाषित किंग्सले डेविस ने किया है, ठीक है। ग्रीन क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रीन का भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कहते हैं कि जो सहयोग है यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या कोई सामान्य लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर सामूहिक प्रयास है।
इस तरीके से ग्रीन ने से परिभाषित किया है। और यहाँ पर सही क्या होगा, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष ग्रीन के द्वारा कहा गया है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स मैकएवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। इनकी अगर हम कुछ अवधारणाओं के बारे में बात कर ले तो स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, ये सभी मार्क्स के द्वारा कॉन्सेप्ट्स थियरीज दी गई है। अलगाववाद, है ना, अलगाव के बारे में बात की है, ये सभी मार्क्स ने बात की है। ये कॉन्सेप्ट थियरीज कार्ल मार्क्स की है और कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि आपको फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया है? संकलन, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि और पशुपालन यहाँ ऑप्शंस में दिए गए हैं। मैकेवर एंड पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज, स्पेंसर, डी एन मजूमदार यहाँ पर ऑप्शंस में है। जनजातियों की अर्थव्यवस्था को इस 5 तरीके से इनमें से किसने विभक्त किया है? मैकेवर एंड पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज, स्पेंसर, डी एन मजूमदार, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, आंद्रे बेते के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है? तकनीकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंद्रे बेते के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन इनमें से किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है? यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तकनीकी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और जो आंद्रे बेते हैं, इन्होंने कृषकों की, ठीक है, कृषक की 3 विशेषताएं बताई हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। कृषक की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला तो इन्होंने जो बताया है कि जो कृषक होता है वो भूमि से जुड़ा होता है, ठीक है, भूमि से जुड़ा है, भूमि से जुड़ा होता है। दूसरा होता है ज्यादातर समाजों में, ठीक है, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति इन्होंने बताई है। और इसे यानी कि कृषक को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। कृषक भूमि से जुड़ा होता है। कृषक अधिकांश समाजों में जो कृषकों की स्थिति होती है वो निम्न होती है, और कृषकों को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। ये 3 विशेषताएं कृषक से संबंधित आंद्रे बेते द्वारा बताई गई हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये बात याद रखनी है कि जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज को आंद्रे बेते ने मिश्रित समाज बताया है। भारतीय समाज क्या है? मिक्स्ड सोसाइटी है, मिश्रित समाज है। ये किसने कहा है? आंद्रे बेते ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ रहे हैं और जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ रही है, यह किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा? सोशल डेमोग्राफी, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक जनांकिकीय,
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, माल्थस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेमोग्राफी से संबंधित जो एक क्लास हुई थी उसमें उस डेमोग्राफी से रिलेटेड जो थियरीज हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रश्न है, उन सभी को कराया गया है। और इसकी भी वीडियो का ये जो लिंक है वो आपको कम्युनिटी में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस टॉपिक को, यानी कि इससे संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम्स में उन्हें आप वहाँ से उन वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, जनसांख्यिकी की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो 1855 में किया गया है गुइलॉर्ड के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गुइलॉर्ड के द्वारा 1855 में जो जनांकिकी है, डेमोग्राफी है, इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। लेकिन जब बात आती है विधिवत, ठीक है, विधिवत जो इसका विधिवत रूप से जो इसका अध्ययन है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1862 में जॉन ग्रांट के द्वारा। ठीक है, जॉन ग्रांट के द्वारा इसकी शुरुआत होती है 1882 में विधिवत अध्ययन के। लेकिन इसके जो डेमोग्राफी के जो जनक हैं, पिता हैं, वो माल्थस को माना जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले इसका प्रयोग डेमोग्राफी का आइशे गुइलॉर्ड ने किया है 1855 में। विधिवत रूप से इसका जो अध्ययन करने का श्रेय जाता है वो जॉन ग्रांट को जाता है, 1862 से हुआ। इसके जो जनक है, फादर हैं डेमोग्राफी के, वो माल्थस माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? ऑप्शंस हैं लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास। लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, यह किसका तर्क है? यहाँ पर सही होगा लीला दुबे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? स्पेंसर, पार्सन्स, ब्राउन, लेवी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्पेंसर ने सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, इस अवधारणा का प्रयोग किया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और अगर बात की जाए सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैकेवर का नाम आता है। मैकेवर ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या कहा कि सामाजिक संबंधों में, ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये मैकेवर का कहना है। इसके अलावा डॉसन एंड गेटिस, डॉसन एंड गेटिस हैं, इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक नाम है मैरल एंड एल्ड्रिस का, इन्होंने मानवीय क्रियाओं में, ठीक है, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। ठीक है, तो मानवीय क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? मैरल एंड एल्ड्रिस ने कहा है। डॉसन एंड गेटिस ने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा। और जब सामाजिक संबंधों में कोई बदलाव होता है वही बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये मैकेवर द्वारा कहा गया है। और स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना, इस अवधारणा का प्रयोग किया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एंथोनी गिडिंस की बात की जाए तो गिडिंस कहते हैं हर एक संरचना में
अंतर्निहित संरचना होती है। ठीक है, इनका कहना है गिडेंस का कि हर एक संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है। जब उस अंतर्निहित संरचना में कोई परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इस तरीके से अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? एंथोनी गिडेंस ने कहा है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संस्थान राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिक राज्यतंत्र कहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, मार्गरेट मीड, सी राइट मिल्स, लुइस अल्थ्यूजर यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लुइस अल्थ्यूजर हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, जो लुइस अल्थ्यूजर है ये नव मार्क्सवादी हैं। ठीक है, नव मार्क्सवादी प्लस इन्हें अति निर्धारणवादी कहा जाता है। अति निर्धारणवादी, आर्थिक निर्धारणवादी नहीं बताया गया है, अति निर्धारणवादी बताया गया है। आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और अल्थ्यूजर ने मार्क्स की आलोचना की थी। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि जो अधोसंरचना होती है वो अधिसंरचना को निर्धारित करती है, तो अल्थ्यूजर ने इस बात की इनकी आलोचना की और कहा कि यह निर्धारित करना काफ़ी कठिन है, या अधोसंरचना अधिसंरचना जो है वो क्या है? जटिल प्रक्रिया है। और ये निर्धारित करना कि कौन किसे निर्धारित करता है काफ़ी जटिल है, आसान नहीं है। ठीक है, अधोसंरचना अधिसंरचना ये क्या है? एक जटिल प्रघटना है। ठीक है, यह निर्धारित करना कि जो उत्पादन प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे वो अधोसंरचना कहते हैं, यह उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती है, या यूं कहा जाए कि अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों ही प्रक्रिया क्या है? काफी जटिल है। ठीक है, और इनकी जो एक पुस्तक है रीडिंग कैपिटल, ये आपने देखी होगी, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। जो रीडिंग कैपिटल है, ठीक है, वो किसकी है? अल्थ्यूजर की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? लुइस अल्थ्यूजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास, या फिर उपयुक्त सभी? आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से कौन इनमें से संबंधित है? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर हेबरमास है। ठीक है, हेबरमास है, ऑप्शन सी यहां पर राइट है। हेबरमास का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, या आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, या किसका कहना है? तो हेबरमास का कहना है। हेबरमास ने कहा था कि जो आधुनिकता है इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आधुनिकता का कोई विकल्प नहीं है। इन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं, पूंजीवाद है, और जो आधुनिकता है, लोकतंत्र, पूंजीवाद और आधुनिकता, ये सभी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ठीक है, और प्रजातंत्र जो है वो स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है, और जब तक हम प्रजातंत्र को प्राप्त नहीं, ये जो स्वतंत्रता और जो समानता है, हम जब तक इसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस वजह से उन्होंने कहा था कि जो आधुनिकता है वो अधूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट कहा था। आधुनिकता का कोई विकल्प नहीं है, और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, पूंजीवाद है, आधुनिकता है, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रजातंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है, और जब तक इसे, यानी कि स्वतंत्रता और समानता को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है, तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है? ऑप्शंस है HR बर्नार्ड, एस क्वाइले, IC जार्वी, EW बर्गेस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सहभागी अवलोकन क्षेत्रीय अध्ययन है, तथापि सभी क्षेत्रीय अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं होते। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, HR बर्नार्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है?
कैथरीन गफ, ड्यूमो, वाईबी दामले, जीएस घुरिये यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति गतिशीलता का तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? वाईबी दामले के द्वारा। वाईबी दामले के द्वारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संदर्भ समूह, इसे भी सोशल ग्रुप, जब टॉपिक इसको कंप्लीट कराया गया था सोशल ग्रुप वाला, तब यहाँ पर ग्रुप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट से अवधारणाएं थे उन्हें भी कंप्लीट कराया गया था। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले हाइमेन द्वारा की गई थी, लेकिन समाजशास्त्र में अगर बात आती है कि सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है, तब वहाँ पर मर्टन हो जाते हैं। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधित विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सके? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 46 होगा। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सोरोकिर, स्पेंगलर, टॉयनबी, पैरेटो दिए गए हैं। एंड सोशल चेंज से रिलेटेड जो थियरीज हैं, सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। जो सिद्धांत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको पूरा कंप्लीट कराया गया, जैसे कि सोरोकिन, स्पेंगलर, टॉयनबी, पैरेटो, इन सभी का कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक फोल्डर एमसीक्यूज से रिलेटेड आपको मिलेगा, उसमें सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज कराए गए हैं। लेकिन एमसीक्यूज से पहले आपको थ्योरीज, जो सिद्धांत है, उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर स्पेंगलर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट है। और इनका क्या कहना था कि हर एक सभ्यता का पतन उसकी एक निश्चित सीमा के बाद हो जाता है और उसके जगह पर उसका स्थान दूसरी सभ्यता ले लेती है। और इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को कहा था कि ये अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है और इसके जगह पर जो एशियाई सभ्यता है वो स्थान ग्रहण कर लेगी। ठीक है, तो स्पेंगलर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट। प्रश्न है, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही मिल जाती हैं, ये क्या कहलाएंगी? अर्जित परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति या फिर परिस्थिति क्रम? सही क्या होगा? ऐसी परिस्थितियां जो व्यक्ति के गुणों को ध्यान दिए बिना ही स्वतः ही मिल रही हैं, अपने आप मिल रही हैं, प्रदत्त परिस्थिति कहा जाएगा। देखिए, लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल पर, परिस्थिति और भूमिका पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में इन्होंने सबसे पहले विधिवत तरीके से परिस्थिति और भूमिका की बात की थी और ये पुस्तक 1936 में आती है। लिंडन ने परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे, स्टेटस के 2 टाइप्स बताए थे इन्होंने। एक तो प्रदत्त परिस्थिति है, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति। दूसरा है अर्जित परिस्थिति। दूसरा क्या हो जाएगा? अर्जित परिस्थिति हो जाएगा। जो प्रदत्त परिस्थिति है ये व्यक्ति को जन्म से मिलती है, ठीक है, जन्म से मिलती है। जैसे कि इसमें कास्ट आ जाएगा, ठीक है, जेंडर है, लिंग आ जाएगा, आयु है, ये सभी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगी। और अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति योग्यता से प्राप्त करता है, ठीक है, योग्यता से प्राप्त करता है। इसे ध्यान में रखिएगा, जैसे कि वो आईएएस ऑफिसर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो ये अपनी योग्यता से व्यक्ति स्टेटस को प्राप्त कर रहा है, ये अर्जित परिस्थिति कहलाएगा। नेक्स्ट है, द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी हो जाएगी? हेनरी जॉर्ज, रेमंड पर्ल, फ्रैंकफर्टर, सैडलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सही क्या होगा यहाँ पर? ये पुस्तक किसकी है? रेमंड पर्ल की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, रेमंड पर्ल, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सीएच कूले, दुर्खीम, समना, एलएफ वॉर्ड। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है या किसका कहना है? सही क्या होगा?
सही यहाँ पर एलेफ वार्ड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। और दुर्खीम ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये दुर्खीम के द्वारा कहा गया था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सीमेल का क्या कहना है, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है। सीमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानवीय समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह सीमेल के द्वारा कहा गया है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये दुर्खीम ने कहा है। और इसके अलावा जॉनसन, ठीक है, जॉनसन का भी इंपॉर्टेंट है। जॉनसन क्या कहते हैं समाजशास्त्र के बारे में कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये जॉनसन के द्वारा कहा गया। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। और ये जो सामाजिक समूह है, ये सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। सामाजिक समूहों का विज्ञान है समाजशास्त्र, ये जॉनसन ने कहा। और जो सामाजिक समूह है ये सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, दुर्खीम का कहना है। सिमिल ने समाजशास्त्र को मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट नियंत्रण है, जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह कथन किसका है? पीटर जिन्सबर्ग, एम जिन्सबर्ग, ई ए रॉस, जेम्स वेल्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है, जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, यह कहना ई.ए. रॉस का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सोशल कंट्रोल के बारे में बात की जाए तो सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो इसका अध्ययन है, वर्णन है, वो रॉस द्वारा किया गया है। रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, सोशल कंट्रोल, और ये आती है 1901 में। ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर हम यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के प्रकार यानी हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कूले प्लस बर्नौट का। ठीक है, कूले प्लस बर्नौट का। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये कूले एंड बर्नौट ने बताए हैं। किम्बॉल यंग की बात की जाए, किम्बॉल यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग की बात की जाए तो इन्होंने भी 2 प्रकार बताए हैं, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण ये किम्बॉल ने बताए हैं। कॉल मैनहीम, एक कॉल मैनहीम का भी पूछा जाता है। इन्होंने भी 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर एक आता है लेपियर का, एक सेकेंड, ठीक है, लेपियर ने भी 2 बताए हैं, लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण और सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण की बात लेपियर ने की है। कॉल मैनहीम में प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की है। चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात कूले एंड बर्नौट ने की है। किम्बॉल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात की है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
ऑप्शन बी होगा दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम हो जाएगा। इन्होंने एकता के आधार पर दो प्रकार के समाज की बात की थी, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और सावयवी एकता पर आधारित समाज। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. गोरे, के.टी. मर्चेंट, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी जल्द ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से कुछ दिन पहले ही कराई गई हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? ये पुस्तक किसकी है? एम.एस. गोरे की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपाड़िया की बात की जाए तो जो कपाड़िया है, ठीक है, कपाड़िया ने जो बुक लिखी है रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, ये कपाड़िया की बुक है। और कपाड़िया ने गुजरात के सूरत में जो नवसारी नगर है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और एम.एस. गोरे की बात की जाए तो एम.एस. गोरे ने 1960 में हरियाणा में है टोटल 499 अग्रवाल परिवार हैं, उन पर अध्ययन किया है। अग्रवाल परिवारों पर अध्ययन किया है। हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर जो अध्ययन है वो एम.एस. गोरे का है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है या उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है या संबंधित है? बोडिलार्ड, हेबरमास, देरिदा, जेमसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है और यह उपभोग वस्तुओं का नहीं होता है बल्कि संकेतों का होता है। यहाँ पर सही हो जाएगा बोडिलार्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आई.पी. देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर आर्थिक होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये पुस्तक किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इनकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं तो जैसे कि एक है इंडियाज वर्किंग क्लास, ठीक है, इंडियाज वर्किंग क्लास है। और इसके अलावा एक है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, ठीक है, ये हो जाएगी द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स है। फिर एक है अ सिटी इन ट्रांजिशन, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज है। एक है द सोशल स्ट्रक्चर, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज भी है। द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? राधा कमल मुखर्जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? पीटर ब्लाउ, रेमनफोर्ड, पार्सन्स, किंग्सले डेविस। ऑप्शंस है यहाँ पर। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है?
रेमंड फोर्थ की, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।